तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बोर ने बताया, बोर की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसके बाद दो एनर्जी होती है, काइनेटिक होती है, दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल होती है। काइनेटिक उसकी वेलोसिटी की मोशन की वजह से आती है और पोटेंशियल आती है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। न्यूक्लियस के दोनों एनर्जी को जोड़ा तो फाइनली आपकी एनर्जी, आपको याद होगा, ये आ गई थी, है ना। अब मैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कंडीशन मैं जानता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहां आता है, लोअर एनर्जी, तो यहां पे क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी होती है एच न्यू। क्या होती है? तो एच न्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? हायर स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर स्टेट की एनर्जी। ये हायर स्टेट है और ये क्या है, लोअर स्टेट है। ठीक है भैया, अब देखिए, तो एच न्यू इक्वल्स टू में क्या होगा, ई टू क्या है, तो ई टू आपको बता देता हूं। ई टू जो है आपका एनर्जी ऑफ N2 दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है, और E1 क्या है, एनर्जी ऑफ N1। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देन एच न्यू इक्वल्स टू में E2 की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो E2 के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। जहां पर N है वहां पर क्या लिख दिया, N2। क्या लिख दिया, तो ये हो जाएगा देन आपका -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में 4 है, ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, N2 लिख रहे हो आप, E2 लिख रहे हो ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, N2 का स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है भैया, माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस फिर आपको E1 की वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है, E1 के लिए, E1 किसकी एनर्जी है, N1 की। तो आप क्या लिखोगे, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में N1 स्क्वायर H स्क्वायर। आपको पता है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको अरेंज करके लिखा तो आपका क्या हो गया, एच न्यू इक्वल्स टू में, इसको पॉजिटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव होगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको आगे लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में नीचे N1 स्क्वायर H स्क्वायर, और पीछे क्या होगा, माइनस वाली, जो माइनस वाली है ना, इसको पीछे लिख दो इसके। तो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में N2 स्क्वायर, और ये क्या हुआ, H स्क्वायर। ठीक है, तो कब से निकला घर से निकलेगा, घर गया नहीं, तो क्या कर रहा था, बात कराना भी केमिस्ट्री के ट्यूशन से, वरना तेरे घर पे मैं बता दूंगा बिल्कुल। एच न्यू इक्वल्स टू में बकवास मत कर, अब टाइम नहीं मेरे पास। 2 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, बोलो हाँ, एम भी कॉमन आ गया, के स्क्वायर भी कॉमन आ, ई की पावर 4 भी कॉमन आ गई, और जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, और नीचे क्या होगा, एच स्क्वायर भी कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, 1 बाय में N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में N2 स्क्वायर। ठीक है, इस H को यहां पे नीचे ले आओ तो क्या हुआ, न्यू इक्वल्स टू में ये फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ, एच क्यू। क्या आ गया, एच क्यू, ये क्या होगा, 1 बाय में N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में N2 स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। जो इलेक्ट्रॉन आया N2 से N1 की तरफ, तो उसने इतनी फ्रीक्वेंसी को एमिट किया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वी नो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, C अपॉन में लैम्डा, अगर आपको याद होगा तो। स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ से डिवाइड कर दो तो क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, तो देन हम क्या लिखेंगे, C अपॉन में लैम्डा और 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में एच क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 बाय में N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय में N2 स्क्वायर। इसी को इसके नीचे लाओ, यहां पर तो क्या होगा, 1 बाय में लैम्डा। 1 बाय में लैम्डा आपको पता क्या होता है, वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर का, जानते हो कौन कौन जानता है वेव नंबर को, वेव नंबर 1 बाय में लैम्डा वेव नंबर होता है, कौन कौन जानता है, क्या होता है वेव नंबर,
होता क्या है वेव नंबर? एक सेकंड में नहीं होता। हाँ, ये तो तेरे को बताया ना मैंने अभी। 1 मीटर में कितनी वेव बनती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी समझाता हूं मैं आपको इस टर्म को। आपने रट रखा है केवल 11th क्लास में एटम में 1 में लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर, लेकिन आपको पता ही नहीं वेव नंबर क्या होता है। फॉर्मूला पता है, अभी बताता हूं मैं आपको। ये हो जाएगा आपका 2 पाई² m k² e की पावर 4 CH3, इसको अलग लिख दीजिए, और Z² को मैंने परली साइड मिल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या हुआ? 1 में n1² माइनस 1 में n2²। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पूरी टर्म है ना, इस पूरी टर्म में पूरी की पूरी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है। और इन सारे कांस्टेंट को कंबाइन कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट अभी बताऊंगा इसकी वैल्यू क्या होती है। सबको सॉल्व करोगे, वैल्यू डालोगे तो आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। वेव नंबर का मतलब समझिए, तो यहाँ पे अलग से मैं बता रहा हूं आपको वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी वेव होगी? अच्छा, इसका फॉर्मूला 1 में लैम्डा क्यू होता है, सुन लीजिए। लैम्डा क्या होता है? एक वेव की लेंथ होती है। क्या होती है? एक वेव की। ये एक वेव है, ये 2 वेव है, ये 3 वेव है। ठीक है, तो 1 मीटर में जितनी बार ऐसी कंप्लीट वेव बनती है वही क्या कहता है? वेव नंबर होता है। अब मान लीजिए मैंने बोला कि एक वेव की वेव लेंथ जो है वो आपकी 0.5 मीटर है। क्या है ये? तो 1 मीटर में कितनी वेव बन जाएंगी? 2। तो कैसे निकला? 1 में वेवलेंथ ही तो किया मैंने कहा वेवलेंथ 0.5 मीटर है, तो एक वेव की लेंथ 0.5 मीटर है, तो मैंने कहा 1 मीटर में कितनी वेव बनेंगी? तो 1 डिवाइड बाय लैम्डा। मैंने बोला एक वेव की लेंथ जो है 0.25 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने वेव बनेंगी? 4 वेव बनेंगी। क्या किया? 1 डिवाइड बाय, मतलब जो वेवलेंथ है, अगर 1 मीटर को वेवलेंथ से डिवाइड कर 1 मीटर को वेवलेंथ से डिवाइड कर दो तो क्या दिखेगा? वेव नंबर। ठीक है, तो इसीलिए वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में लैम्डा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वेव लेंथ 0.254 मीटर है, क्या है? 0.254 मीटर, तो वेव का नंबर क्या होगा? 4 वेव होंगी। क्या होंगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया। ठीक है, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। जब इस रेडबर्ग कांस्टेंट को सारी वैल्यू को मैं रखता हूं तो यहां पर आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आती है 1.96 इंटू 10⁻7 पर मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है भैया, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। देन फॉर्मूला आपका क्या बनता है फाइनल? तो वेव नंबर इक्वल्स टू में रेडबर्ग कांस्टेंट Z² अपॉन में 1 में n1² माइनस 1 में n2²। ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है, जिसे आपने केमिस्ट्री में केवल इतना ही देखा था। ठीक है, यहां से आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हो गया आपका Z जो होता है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, या हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है मन? हाँ, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंस, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब क्या होता है सिया? याद क्या करना है इसमें? हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? तो जिसके पास भी एक प्रोटॉन होगा ना, वो सब क्या होंगे? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। समझ गया? ऐसा नहीं, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कहलाएगा। जैसे आपको बता दूं, हाइड्रोजन खुद एक हाइड्रोजन, ठीक है, He+ अगर कर दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो हीलियम से, तो वो भी क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो गया, है ना। जहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कहलाता है। तो ये रिलेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए ही अप्लाई होता है। समझ गए? तो यहाँ पे Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ। ठीक है भैया, चलो थोड़ा समझ गया फॉर्मूला। अच्छा देखिए, अब जब ये बन गया, ये स्पैक, ये क्या बन गया भैया? आपको पता लग गया भैया, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो ये वेव नंबर क्रिएट कर रहा है, मतलब वेव क्रिएट कर रहा है, तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होगी, वेव की कुछ एनर्जी होगी। अगर पहले ऑर्बिट में आता, देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आता है, कहां से? दूसरी से। कहां से? तीसरी से। कहां से? पांचवी से, छठी से, या इनफाइनाइट से, तो क्या बनता है आपको? लाइमन बनता है, लाइमन।
नाम रखा है। और लाइमन में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? यूवी रेडिएशन के पास। समझ गए? तो लाइमन बनता है, लाइमन में यूवी रेडिएशन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। अच्छा, अब एक बात देखो और नोटिस करने वाली है कि इसमें भी लाइमन में देखिए कौन है, कौन है ये? ठीक है, तो ये लाइमन हो गया। तो लाइमन में लाइमन कब बन रहा है? जब दूसरी से पहली में आ रहा है। लाइमन तब भी बन रहा है जब तीसरी से, लाइमन तब भी बन रहा है जब इनफाइनाइट से कहां रहा है? पहली में। है कौन ये? समझ गया? तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस केस में आ रही है? लाइमन बन रहा है, लेकिन लाइमन में भी अलग अलग एनर्जी निकल रही है। अगर पहली दूसरी से पहली में आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस इतना ही आएगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट से पहली में आ रहा है तब भी लाइमन बन रहा है, लेकिन इस केस में जो भी रेडिएशन निकलेगी वो लाइमन की रहेगी, उसमें यूवी रेडिएशन रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी। सबसे ज्यादा रीजन क्या है? क्योंकि वो कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। कहां पे आ रहा है? पहले ऑर्बिट में। और सबसे ज्यादा एनर्जी इनफाइनाइट से पहले ऑर्बिट में आने पे होती है। अरे है कौन ये भाई? कार वाला। तो लाइमन में सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है? जब इनफाइनाइट से पहली ऑर्बिट में आता है। और लाइमन में सबसे कम एनर्जेटिक बीम कब निकलती है? जब दूसरे से पहले में आता है। ये ध्यान रखना, पहले से दूसरे में आने में, सॉरी दूसरे से पहले आने में जो एनर्जी रिलीज होगी मिनिमम होगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी? जब इनफाइनाइट से पहले में। ठीक है, अगर ये जो पहले में आ रहे हैं ना, ये सारे पहले में आ रहे हैं, तो इनकी ग्राउंड स्टेट क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है। क्या है? जो दूसरे में आकर रुकेंगे उनकी ग्राउंड स्टेट क्या है? क्या बनने वाला है? जो तीसरे ऑर्बिट में आकर रुकेंगे उनकी ग्राउंड स्टेट क्या है? थर्ड ऑर्बिट है। क्या बनना है? अपार्शन में देखिए, बाल्मर में तो आपकी विजिबल रेडिएशन निकलती है, जो हम लाइट देखते हैं ना, उसमें वो निकलता है बाल्मर में। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसमें जो भी रेडिएशन निकलेगी सब आपको दिखाई देगी सामने से। समझ गया? सब आपको दिखाई देगी, लाल पीली ऐसी होगी जो आप कलर देख पाते हो। फिर आता है जब आप तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो काफी कम एनर्जी निकलेगी, और इतनी कम निकलेगी कि आप देख भी नहीं पाओगे, तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। और लाइट का बहुत छोटा सा पार्ट होता है रेड कलर का। ठीक है, विजिबल भी होता है लेकिन बहुत रेड, रेड जो होता है सबसे लास्ट में होता है। रेड की एनर्जी सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, वो सबसे लास्ट में दिखाई देता है, बहुत हल्का रेड दिखाई देगा आपको। रिमोट कंट्रोल देखा आपने? रिमोट, तो रिमोट का कभी ऐसा अंधेरा करना देखना तो वहां पे हल्का सा रेड दिखाई देता है, तो वही रेडिएशन है, वो लगभग इंफ्रारेड के कंडीशन में आती है, कैटेगरी में। ठीक है, अगर तीसरी ऑर्बिट, ये कौन सी ऑर्बिट है भैया? चौथी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की अगर ग्राउंड स्टेट चौथी ऑर्बिट है तो क्या बनने वाला? ब्रैकेट बनेगी। कौन सी सीरीज बनेगी? ब्रैकेट की सीरीज बनेगी। और ब्रैकेट की सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी भैया? जब इनफाइनाइट से कहा आएगा? चौथी में। और मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी? जब पांचवी से। ठीक है, अगर आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की क्या है? छठी ऑर्बिट है, तो क्या बनने वाला? पी फंड। क्या बनेगा? मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी के बारे में आप सब लोग समझ चुके हुए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखवाने आ रहा हूं। अब इसमें भी आपको जो चीजें बोलना नहीं कोई भी। ठीक है, लाइमन बन रहा है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? पहले ऑर्बिट में। कैसे कैसे आना? पहले मतलब जहां से आ रहा है, जहां पे आएगा वो तो पहला ऑर्बिट रहेगा। ठीक है, ठीक है, जहां पे आ रहा है वो तो पहला ऑर्बिट है, और जहां से आ रहा है वो, यानी दूसरा एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है उसकी? 2, 3, 4 और इनफाइनाइट, ये सब उसकी एक्साइटेड स्टेट होंगी। लाइमन के लिए सारी की सारी क्या होंगी? एक्साइटेड स्टेट। N2 मतलब एक्साइटेड स्टेट, N1 मतलब ग्राउंड स्टेट। समझ गया? ठीक है, इसमें मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी? मैक्सिमम एनर्जी जब आपका N2 से, N2 यानी इनफाइनाइट से कहां जंप कर रहा है? N1 यानी पहले ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्टली यहां पर जंप करता है तो इस केस में आपकी एनर्जी क्या निकलती है? मैक्सिमम। और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। ध्यान रखना, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम। और जब वेव लेंथ मिनिमम रहेगी तो 1 मीटर में बहुत सारी वेव बनेगी। अगर वेव छोटी छोटी बन रही है ना तो 1 मीटर में क्या होगी? बहुत सारी, यानी वेव नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा, मैक्सिमम। समझ गए? चलो, मिनिमम एनर्जी कब निकलती है?
जब आपकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो 2 और ग्राउंड स्टेट क्या हो भैया 1, यहां से यहां पे जंप करे तो इस केस में आपकी एनर्जी मिनिमम रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी मिनिमम रहेगी। फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहने का मतलब है वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम, और वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, बड़ी बड़ी वेव बन रही है तो 1 मीटर में कितनी वेव बनेगी मिनिमम, तो वेव नंबर क्या आएगा, ये वेक्टर नहीं है ये डैश है केवल, वे डैश क्या हो जाएगा मिनिमम। समझ गया भैया। अब ये वेव नंबर वगैरह एक ही बार लिख रहा हूँ, आगे आप समझ जाना, ठीक है। अब आते भैया, ये लाइमन हो गया, अब क्या कर रहा हूं बाल्मर। बाल्मर बाल्मर में क्या निकलता है, कौन सी रेडिएशन विजिबल, इसमें जो भी निकलेगा दूसरे में आने पर वो सबका सब आपको दिखाई देगा, ठीक है, विजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसमें 2, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी आपकी मक्खी बैठी है देखिए, एक्साइटेड स्टेट होगी आपकी 3 4 इनफाइनाइट, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, यानी आपकी जो एक्साइटेड स्टेट हो क्या हो इनफाइनाइट हो, ग्राउंड स्टेट क्या होगी आपकी 2, यहां से यहाँ पे जंप आएगा तो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी, जब आपकी एक्साइटेड स्टेट क्या होती है और ग्राउंड स्टेट क्या होगी आपका, यहां से यहाँ पे तो मिनिमम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आपका बाल्मर ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पास्चर, पास्चर में CHEN होता ना पास्चर, ठीक है। बाल्मर पास्चर, पास्चर में क्या होगा, रेड का कुछ पार्ट होगा जो रिमोट कंट्रोल से निकलता है, प्लस इंफ्रा, इंफ्रा रेड होगी मतलब हीट निकलेगी, क्या निकलेगी हीट रेडिएशन निकलेगी इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसमें, ग्राउंड स्टेट क्या होगी 3 है, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 4 5 इनफाइनाइट। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी यानी क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी इनफाइनाइट, और ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी 3rd, यहां से यहाँ पे जंप करे तो आपका क्या मिलेगा मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, और मिनिमम कब मिलेगी, यानी आपकी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी 4 होनी चाहिए, और ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी 3, यहां से यहाँ पे जंप करेगा तो आपकी मिनिमम एनर्जी निकलेगी, ठीक है भैया। उसके बाद लाइमन वाला पास्चर ब्रैकेट क्या आता है, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में केवल इंफ्रा निकलती है, क्या निकलती है मतलब हीट ही निकलेगी केवल आपको, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपका ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट आपकी क्या होनी चाहिए 4, और एक्साइटेड स्टेट क्या होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 6 इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम एनर्जी कब निकलती है यहाँ पर, मैक्सिमम एनर्जी कब निकलती है आपकी, तो जब आपकी ग्राउंड स्टेट क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट इन्फिनिटी हो, और ग्राउंड स्टेट क्या आपकी 4, यहां से यहाँ पे जंप करेगा तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। मिनिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब आपकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया 5 हो, और ग्राउंड स्टेट क्या हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया पी फंड, पी फंड भी कहते हैं कई लोग, ठीक है, इसमें भी इंफ्राई निकलती है, ठीक है, इंफ्राई निकलती है इसमें भी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या होगी इसमें 5, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 6 7 इनफाइनाइट, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी, जब आपका N1 क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट रहेगी आपकी इन्फिनिटी, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी मैक्सिमम एनर्जी लिखा है, अच्छा आता है ना 5, ठीक है। मिनिमम एनर्जी
6 से लेके कहाँ पे है? अभी ऐसा रैप्टा दूंगा ना तो उसमें जितनी एनर्जी आएगी ना तेरी काले से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सीधा इन्फिनिटी पे। ठीक है, इधर देखिएगा, हो गया, समझ गया? अब जो भी एनर्जी निकली उस एनर्जी के बेसिस पे एक डायग्राम खींचा गया, इसे एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं, और सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, ध्यान देना। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम 100% क्वेश्चन आएगा, इससे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी समझ लेना, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चा भी समझ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी इसके आसान ही होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। कह रहा भैया एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम चाहिए। तो लिखा हुआ इट इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट of an atom are represented by the parallel horizontal line drawn according to the suitable energy scale। समझ गया? अब हम जानते हैं भैया एनर्जी क्या होती है, ये होती है, ये होती है। जब एनर्जी होगी एनर्थ ऑर्बिट की तो ये होगी, तो हमने क्या लिख दिया -2π² m, और मैं हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या रखूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर लिख दिया हाइड्रोजन। ठीक है, m² e⁴ अपॉन में h स्क्वायर, और ये क्या हुआ n स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ये सारी कांस्टेंट टर्म को सॉल्व किया गया तो इस कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करने के बाद एक टर्म आती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन में n स्क्वायर। ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है। किसी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास ये एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट के, अब ऑर्बिट की एनर्जी और ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डालो तो आपके पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। मतलब पहले ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, समझ गए? इतनी एनर्जी होनी चाहिए। उसको फ्री करने के लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दोगे, ये तो उस ऑर्बिट की एनर्जी है, इतनी एनर्जी और दे दोगे तो प्लस में एनर्जी जोड़ दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है, कहां चला गया है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, जिसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट की बात करता हूँ, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, है ना। और तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में -13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर EV सॉल्व कीजिए तो आपका यह आएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। दूसरे ऑर्बिट देखिए भैया, आप देखिए सुन लीजिए, इन दोनों के बीच में गैप है काफी ज्यादा, यानी पहले ऑर्बिट का अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले, अच्छा दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी सेकंड वाली ज्यादा है, क्योंकि वो लेस नेगेटिव है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और दूसरे ऑर्बिट में चला, सुन लीजिए कोई एनर्जी पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी गेन की, कितनी एनर्जी गेन की, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों के, तो वो कहा जाएगा पहले ऑर्बिट में था, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर अगर वो एनर्जी गेन करता है तो कहां जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में, कहां जाएगा, फिर वापसी आते के साथ ही उतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, फिर कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या होगी, लाइमन, क्या होगी, क्योंकि पहले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा हमेशा क्या क्रिएट करेगा, लाइमन, पता था ना। पहले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे वो दूसरे से आए, चाहे तीसरे से, चाहे कहीं से भी आए, वो क्या क्रिएट करेगा, लाइमन क्रिएट करने वाला, समझ गए। फिर बात करता हूं मैं तीसरे ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट में एन की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, क्या होती है, तो एनर्जी क्या होगी थर्ड ऑर्बिट की -13.6 EV अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आपका, ये आएगा 1.5, ठीक है, -1.5 EV। अब देखो पहली और दूसरी और तीसरी की एनर्जी होगी। अब देखो पहली और दूसरी के बीच में काफी ज्यादा गैप है, पहली और दूसरी के बीच में, देखिए इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच में काफी ज्यादा गैप है, इसलिए गैप के बीच में देखो लाइन के बीच में डिफरेंस भी क्या है, ज्यादा। लेकिन दूसरी, इसे दूसरी देखो और तीसरी देखो, तो दोनों के बीच में गैप कम है, तो इसलिए गैप भी क्या हुआ, लाइन के बीच में कम कर दिया, समझ गया। तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग में डायग्राम खींचा गया, समझ में आया डायग्राम कैसे बनाया, ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब देखिए अब मैं चौथे ऑर्बिट की बात करता हूँ,
फोर्थ ऑर्बिट की बात करता हूँ तो 4 होगी ये वैल्यू। तो E4 इक्वल्स में क्या होगा -13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर EV। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.85 EV के आसपास आ रहा है, यही आ रहा है ना, 0.85 EV के आसपास आ रहा है। अब देखो भैया तीसरी और चौथी के बीच में और गैप कम हो गया, ठीक है, तो आप अगली लाइन क्या होगी और पास में खींचोगे, ठीक है। फिर तो ऑर्बिट की बात करता हूँ, ऑर्बिट यानी n इक्वल्स टू 5 की बात करता हूँ तो E5 क्या होगा आपका -13.6 अपॉन में 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में EV है ना, EV हो गया तो ये क्या हुआ -0.54 EV के आसपास की एनर्जी आएगी, ठीक है भैया। 5 लिखा हुआ है लेकिन 54 आती है, ठीक है। 6 ऑर्बिट की बात करता हूँ, ऑर्बिट की बात करता हूँ तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 6 इक्वल्स टू में क्या होगा -13.6 अपॉन में 6 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा -0.3437 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब देखो इनके बीच में और गैप कम हो गया तो वो दोनों लाइन और इसके रेक्टा मार पहले खींच के मार इसके रेक्टा अपने मुंह में मार ले खुद ही, ऐसे मारेगा, ऐसे मार, ये भी नहीं है। पता नहीं क्या यार तुझे कौन सा टॉपिक पढ़ा है, तेरे को नींद नहीं है, बर्बाद है ये बच्चा जो उसकी नींद आती है हमेशा और बात पे, सुअर कहीं का जाहिल। पता ऐसा टॉपिक ही नहीं चल रहा जिसमें नींद आए, उसमें भी रात फाड़ रहा है, घुसेड़ देता है पूरा का पूरा अंदर ऐसे। एन इक्वल्स टू में इंफिनिटी, इंफिनिटी ऑर्बिट की बात करता हूँ तो क्या होगा, जो ऑर्बिट इंफिनिटी पे होगा -13.6 अपॉन में इनफिनिट का स्क्वायर EV, तो ये जाएगा आपका 0 है, इनफिनिट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है 0, ठीक है। तो उसको काफी ऊपर बना देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम है आपका, ठीक है, तो आपका एज इट इज जैसे बना हुआ है वैसे बनाना है आपको, ठीक है। और गैप लगातार आपको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। कहीं से भी दूसरी से पहली में आए, तीसरी से पहली में आए, चौथी से पहली में आए, पांचवी से पहली में आए, इनफिनिट से पहली में आए तो क्या बनने वाला लाइन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन भैया अगली क्लास में मैं बताऊंगा, अभी देखना, अभी टॉपिक समझ में आ गया, बहुत आसान है, एक दो डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो कराने के बाद फिर सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है भैया। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चालू करेंगे न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद एंड जय भारत। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।